हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद प्रेरणा। तो आज का टॉपिक होने वाला है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम कुछ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आती हैं हम वो पढ़ेंगे, देन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो जितना भी हम खाना इनटेक करते हैं, और वो खाना हम इनटेक क्यों करते हैं, सो दैट कि हमको क्या मिले, एनर्जी मिले। और फिर खाने को हम क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन भी करते हैं और उन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं सो दैट कि हम क्या रह सकें, जीवित रह सकें। तो न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है? तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम खाने को इनटेक करते हैं और यूटिलाइज करते हैं खाने को ऑफ फूड या न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। अगर हमें लाइफ की प्रोसेसेस करनी है, लाइक हमें कुछ भी काम करना है, तो हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो सबसे पहले अब टर्म आती है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसको हम इनटेक करते हैं या लेते हैं, नीड होती हैं सो दैट कि हम क्या रह सकें, जीवित रह सकें, लिविंग रह सकें, हम उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। द सब्सटेंसेस दैट इज नीडेड टू कीप देम लिविंग, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो यानी कि हम जो खाना खाते हैं, उस खाने के साथ हमको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और हम अलग अलग तरीके के क्या करते हैं, खाने को इनटेक करते हैं। अब उसमें खाना हमारा अच्छा भी होता है, कुछ बेकार भी होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि अब ये न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारे यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है इनऑर्गेनिक एंड देन होता है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक बेसिकली हमारा क्या होता है, जो हमारे सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बिल्कुल सिंपल न्यूट्रिएंट्स होंगे। जैसे कि हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया, क्लोरीन के आयंस हो गए, सोडियम के आयंस हो गए, पोटेशियम हो गया, आयोडीन हो गया। तो ये सारे क्या है, हमारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है। जिस इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन इंक्लूड नहीं होता है, और जिसमें कार्बन इंक्लूड होता है उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक बोलते हैं। जैसे कि कार्ब्स हो गए, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, तो उनको क्या बोलते हैं, हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पे भी हमारे 3 टाइप्स के फूड होते हैं। सबसे पहला आता है एनर्जी फूड। एनर्जी फूड वो फूड होते हैं जिससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जैसे कि हमारे क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए और फैट्स हो गए। तो कार्ब्स से और फैट्स से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्या टाइप आता है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग यानी कि जिससे हम अपनी बॉडी बनाते हैं, उन फूड्स को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। अब बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर क्या क्या आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, हम प्रोटीन्स को लेते हैं, मिनरल्स को लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें लेते हैं जिससे हमारी क्या बनती है, बॉडी बनती है। और थर्ड टाइप है वो कौन से होते हैं, रेगुलेटिंग फूड। तो रेगुलेटिंग में क्या क्या आते हैं, वाइटामिन्स आते हैं एंड मिनरल्स आते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे रेगुलेटिंग फूड। अब नेक्स्ट आता है कि मोड्स कौन कौन से होते हैं न्यूट्रिशन के। तो हमने खाना तो खाया, अब खाना हम किस प्रकार से ले रहे हैं वो भी हमको बताना है। तो सबसे पहला आता है ऑटोट्रॉपिक एंड देन आता है हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक के अंदर भी 2 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट आता है फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड नेक्स्ट आता है कीमो ऑटोट्रॉपिक। और हेटरोट्रॉपिक के अंदर कौन कौन से आते हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। अब हम इनको बारी बारी पढ़ते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उनको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉपिक। एंड हेटरोट्रॉपिक किसको बोलते हैं, जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते लेकिन वो किस पे रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। तो डोंट मेक देयर ओन फूड, यानी कि ये अपना खाना खुद से नहीं बनाएंगे लेकिन ये क्या रहेंगे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सनलाइट का यूज करते हैं और खाना प्रिपेयर करते हैं। सनलाइट का यूज कौन करेगा, यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स करेंगे और साइनोबैक्टीरिया करेंगे।
साइनोबैक्टीरिया को हम क्या एक नाम से और क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं। अब बात आती है कि कीमो ऑटोट्रॉपिक कौन से होते हैं। कीमो मतलब क्या होता है यहाँ पे, केमिकल। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसका यूज करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो मीन्स क्या होता है यहाँ पे, केमिकल। सबसे पहला आता है इसके अंदर एग्जाम्पल, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या होता है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में, यानी कि जहाँ पे गर्म पानी के झरने होते हैं वहाँ पाए जाते हैं, या फिर जो स्टेगनेंट वाटर बॉडीज होती हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। अब ये क्या करेंगे, केमिकल्स का यूज करेंगे, यानी कि जब ये केमिकल्स को गेन करेंगे तो वहां से वो क्या करेंगे, उनको ब्रेक डाउन भी करेंगे, तो फिर उससे क्या करेंगे, वो एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करते, यानी कि O2 को प्रोड्यूस ये नहीं करते हैं, लेकिन ये किसका यूज करेंगे, H2S जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है उसका यूज करते हैं, यानी कि एक केमिकल है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी मिल जाती है इनको, सो दैट के अपना खाना प्रिपेयर कर सकें। नेक्स्ट क्या आता है अब इसी में, नाइट्राइट बैक्टीरिया। अब ये नाइट्राइट बैक्टीरिया क्या होता है, नाइट्राइट बैक्टीरिया को हम नाइट्रोसोमोनास भी बोलते हैं, नाइट्रोसोमोनास। अब ये होता क्या है, तो नाइट्रोसोमोनास जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये जो हमारी जो दाल होती हैं उनके रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन पल्सेस रूट्स। जो पल्सेस की जो रूट्स होती हैं वहां पाए जाते हैं, और एनवायरमेंट का जितना भी नाइट्रोजन होगा उसको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, नाइट्राइड के अंदर। तो यानी कि नाइट्राइट बैक्टीरिया था, उसको हमने क्या बोला, नाइट्रोसोमोनास बोला, जो रूट्स में जो पल्सेस होती हैं उनके रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये एनवायरमेंट का सारा नाइट्रोजन को गेन कर लेते हैं और उसको नाइट्राइट से नाइट्राइड में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये काम करते हैं। तो यानी कि क्या कर रहे हैं, बेसिकली केमिकल का यूज कर रहे हैं, राइट। अब इसके बाद आता है हमारे पास कि हेटरोट्रॉपिक। अब हेटरोट्रॉपिक कौन से होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं लेकिन वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। तो इसका सबसे पहले कौन आता है, सैप्रोफिटिक। तो ये सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, कहाँ पे ये लाई करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर जो होते हैं ये वहां पे लाई करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, फंगस हो सकता है, और जो बैक्टीरियाज होते हैं वो भी यह इन्हीं को बोला जाता है, सैप्रोफिटिक को। नेक्स्ट आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक कौन से होते हैं, होस्ट की बॉडी में ये प्रेजेंट होते हैं और होस्ट को ये पता नहीं लगने देते हैं कि वो उनका न्यूट्रिशन को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, राइट। गेन करते हैं ये न्यूट्रिशन को विदाउट नोइंग द होस्ट। यहाँ पे अब होस्ट को नहीं पता होता कि कौन है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में, विदाउट नोइंग द होस्ट। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लाइस जो होते हैं, लीच एंड वॉर्म्स। लाइस जैसे हमारे सर में जू पड़ जाती हैं तो वो क्या करती हैं कि हमारे सर में से सारा का सारा ब्लड को चूसती रहती हैं, और जब वो चूस लेती हैं तो तब हमको बाद में जाके पता चलता है कि हाँ हमारे सर पे कौन बैठा था, लाइस बैठे थे, जू बैठे थे, राइट। नेक्स्ट क्या आता है, होलोजोइक। होलोजोइक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना काम खुद से करते हैं। काम खुद से करते हैं दैट मीन्स कि वो इंजेशन भी खुद करेंगे, डाइजेशन भी खुद करेंगे, एब्जॉर्प्शन भी करेंगे उस खाने को, और एसिमिलेशन भी करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, हम जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं या जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या हैं, होलोजोइक हैं। अमीबा भी जो है यहाँ पे, तो हम क्या हैं, सारे के सारे होलोजोइक हैं, राइट। अब
आता है हमारा मेन टॉपिक जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब देखो कि सभी को क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है कि सो दैट कि वो क्या कर सके, अपना खाना सिंथेसाइज कर सके। बट अब बात यहाँ पे आती है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खाना कैसे प्रिपेयर करेंगे। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट की हेल्प से। जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी है, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन गेन कर लेता है, ग्रीन प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर लेते हैं, और वाटर हमने प्लांट्स को दिया ही होता है, और सनलाइट की हेल्प से क्या बनता है, वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कि इट इज द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। तो फोटोसिंथेसिस एक तो ये हो गया कि जिससे ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी एंड बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट्स। ये एक हमारी एनाबॉलिक प्रोसेस है। यहाँ पे अब बात आती है कि ये एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है। तो एक आता है हमारे पास एनाबॉलिक और एक होता है कैटाबॉलिक। तो यहाँ पे बात है एनाबॉलिक की। तो एनाबॉलिक हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एनर्जी का यूज किया जाता है। तो इसके अंदर ग्रीन प्लांट्स जो होंगे वो क्या करेंगे, एनर्जी का यूज करेंगे, जैसे कि हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। और कैटाबॉलिक क्या होता है, जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है और जहाँ पे एनर्जी सिंथेसाइज भी होती है और एनर्जी ब्रेकडाउन भी होती है। उसका जो कॉम्बिनेशन होता है प्रोसेस का, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। बट हमें यहाँ पे बात पढ़नी है कि एनाबॉलिक क्या होता है। तो एनाबॉलिक के अंदर क्या होता है, एनर्जी का यूज किया जाता है इन नेचर फॉर प्रोवाइडिंग द फूड सप्लाई टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो भी प्योरीफाई होती रहती है बाय कंज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को इवॉल्व करते हैं, राइट। अब इसकी एक क्या आती है हमारे यहाँ पे रिएक्शन आती है। रिएक्शन क्या होती है फोटोसिंथेसिस की, कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो यहाँ पे ये क्या है हमारे, ये दोनों की दोनों कैसे हैं, इनऑर्गेनिक हैं, राइट। तो ये क्या करेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो ये क्या करेंगे, अब अपना खाना प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि सनलाइट भी आ रही है अब इनके पास, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गई और वाटर भी मिल गया और क्लोरोफिल भी है। तो ये क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। और ग्लूकोज जो होगा वो कैसा होगा हमारा यहाँ पे, ऑर्गेनिक होगा। जब ये ऑर्गेनिक होगा और क्या बनाएंगे, 6 मॉलिक्यूल्स H2O के एंड 6 मॉलिक्यूल्स O2 के। अब बात आती है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कहाँ पे है। तो फोटोसिंथेसिस ये देख सकते हैं आप इस डायग्राम के अंदर कि ये सन की रेज आई, यहाँ से सन की रेज आ रही है, यानी कि लाइट एनर्जी आ रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है, इन्वायरमेंट से आ रहा है, ह्यूमन बींग्स ने उसको रिलीज किया होता है। अब ये क्या है हमारी ग्रीन प्लांट, ये ग्रीन प्लांट है, यानी कि ये पत्तियां हैं, रूट्स में क्या है, यहाँ पे वाटर भी है और ये क्या है, मिनरल्स है, राइट। तो ऑक्सीजन को वो क्या करेंगे, बाहर रिलीज कर देंगे, शुगर वगैरह जो बनाया होता है उसको भी रिलीज कर देते हैं। अब इन ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट एक होता क्या है, ग्रीन प्लास्टिड होता है। ये हमने अपना 9th क्लास में पढ़ा था, सेल ऑर्गेनेलिज, जो हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ते हैं बायो का। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, यहाँ पे ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ में प्रेजेंट होते हैं, राइट। ये साइट फॉर फोटोसिंथेसिस क्या है, यहाँ पे ग्रीन प्लास्टिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से क्या होती है, खाने को वो प्रिपेयर करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं ग्रीन प्लांट्स, राइट। अब इसके अंदर भी जो 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ग्राना और एक होता है स्ट्रोमा। तो हमारी जितनी भी लाइट रिएक्शंस होती हैं फोटोसिंथेसिस की, वो ग्राना के अंदर होती हैं, और डार्क रिएक्शंस जो होती हैं वो स्ट्रोमा के अंदर होती हैं। अब क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे है क्या, वो देख लेते हैं। ये जो है वो एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है और एक इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन भी होगी, यानी कि डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो ये वाली मेम्ब्रेन जो है वो हमारी कौन सी मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। और इसके इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। तो इसके अंदर ये जो यहाँ पे लिक्विड ये जो है उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे। स्ट्रोमा कैसा होता है,
एक्वस फ्लूइड होता है ये, राइट। अब क्या होगा इसके अंदर की जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, एक एक अगर हम सिंगल की बात करें तो उसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। और जब इनका बंच अगर हम बना दें, जैसे कि हम सिक्के होते हैं हमारे पास, तो एक सिक्के की बात करें तो वो क्या हो गया, थाइलाकॉइड हो गया। और अगर मैं ऐसे ही कॉइन्स को अरेंज करती जाओ इन द फॉर्म ऑफ स्टैक, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा ग्रैनम बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रैना बोलेंगे। जो क्या होता है, स्टैक होता है किसका, थाइलाकॉइड्स का। और ये इनके बीच में जो ब्रिज टाइप होता है उसको हम लैमेला बोलते हैं, और एक उसी के अंदर जो प्रेजेंट होता है थाइलाकॉइड के अंदर उसको हम बोलते हैं ल्यूमन बोलते हैं। जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और यही एंजाइम्स क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। और ग्राना के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये क्लोरोफिल क्या करेगा, फूड को प्रिपेयर करेगा, राइट। अब आता है इसकी मैकेनिज्म फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर 2 फेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है एक लाइट फेज या लाइट रिएक्शन, और एक होता है डार्क फेज, दैट मीन्स डार्क रिएक्शन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो लाइट रिएक्शन होती है उसको हम हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, दैट इज कि ये लाइट पे डिपेंड होती है। और डार्क रिएक्शन जो होती है उसको हम ब्लैकमैन्स रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि जो लाइट इंडिपेंडेंट होती है, राइट। तो अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, 6 CO2 थे और 12 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो अब क्या बनाया था उन्होंने, ग्लूकोज बनाया, C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो लाइट रिएक्शन के अंदर काम क्या होगा कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होंगे ऑक्सीजन के अंदर। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, हमारी लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है, हमारे पास ग्लूकोज बनता है। तो वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डार्क रिएक्शन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में कि लाइट रिएक्शन क्या होती है। तो लाइट रिएक्शन के अंदर नाम से पता चल रहा है कि किसका यूज होगा, लाइट का यूज होगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसके अंदर कि एक्टिवेशन होगा किसका, क्लोरोफिल का। तो क्लोरोफिल जो होगा वो क्या होएगा, यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस एक्टिवेशन से मतलब क्या है कि क्लोरोफिल का जो फंक्शन है वो फंक्शन को परफॉर्म करना शुरू कर देगा। फर्स्टली क्या हुआ कि सोलर एनर्जी जो मिल रही थी प्लांट्स को, दैट इज वो सोलर एनर्जी इस क्लोरोफिल के साथ कंबाइन होगी और वो क्या बना देगी, क्लोरोफिल भी बनाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल चाहिए होता है प्लांट्स को कॉन्टिन्यूसली। तो क्लोरोफिल बनाया और कुछ इलेक्ट्रॉन्स बनाए उसने, राइट। तो यानी कि उसने क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स बना दिए और कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब क्या होता है इसके बाद कि सेकंड स्टेप में क्या होता है, अब ये क्लोरोफिल और इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, अभी हम इसका वेस्टेज नहीं जाने देंगे, इसका यूज करेंगे आगे। अब यूज कहाँ करेंगे, फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। अब ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी, सबसे पहला था हमारे पास यहाँ पे एडीपी फॉर्म में थी एनर्जी यहाँ पे। अब एडीपी क्या होता है, यहाँ पे एडीपी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो एडीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी क्या होती है, यहाँ पे ट्राई की जगह पे क्या आ जाता है, डाइफॉस्फेट। तो अभी हमारे पास क्या है, एडीपी है। एडीपी में मतलब क्या होता है, यहाँ पे फोस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अभी हमको क्या बनाना है, एटीपी बनाना है। तो एटीपी कैसे बनाएंगे हम, जिसके अंदर हमको एक और फोस्फेट आयंस क्या करने पड़ेंगे, ऐड ऑन करने पड़ेंगे, और साथ में वो एनर्जी भी लेनी पड़ेगी जो एनर्जी हमने फर्स्ट स्टेप में बनाई थी, एक्टिवेट हुई थी जो। तो जब ये एनर्जी इसको मिलेगी तो यहाँ पे ये जो हमारा है फोस्फेट वो कैसा है, इनऑर्गेनिक फोस्फेट है ये। तो जब ये इनऑर्गेनिक फोस्फेट है तो ये क्या बना देगा, एडीपी से एटीपी बना देगा। यानी कि अब हमारे पास फोस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, और ये जो है वो किसको शो करता है, एनर्जी बॉन्ड को शो करता है। तो जैसे ही इनके पास एनर्जी मिल जाएगी, अब ये एनर्जी का वेस्टेज नहीं जाने देंगे। अब ये एनर्जी का यूज किया जाएगा किसके लिए, फोटोलिसिस के लिए। अब इस एनर्जी का आगे यूज किया जाएगा। अब ये एनर्जी कहाँ यूज होगी, तो जो थर्ड स्टेप आएगा, थर्ड स्टेप के अंदर क्या किया जाएगा, फोटोलिसिस होएगा वाटर का। यानी कि वाटर का ब्रेक डाउन होगा। यानी कि जब लाइट रिएक्शन होती है तो लाइट एनर्जी क्या कर देती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देती है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्या होगा,
4 molecules H2O in the presence of light। तो लाइट की प्रेजेंस में ये क्या करेंगे, 4H पॉजिटिव प्लस 4OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन कर देंगे और ये फर्दर किस में हो जाएगा हमारे पास 2O2, और ये 2O2 जो है वो तो कहाँ चली जाएगी, इन्वायरमेंट में चली जाएगी जो हम यूज़ करते हैं, और बचे क्या हमारे पास 4H पॉजिटिव आयंस। और ये 4H पॉजिटिव आयंस का कहाँ यूज़ होगा, अभी फर्दर यूज़ किया जाएगा। अब फर्दर यूज़ क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास क्या है अब ट्वाइस ऑफ NADP। अब ये NADP क्या होता है, NADP होती है यहाँ पे निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फोस्फेट होते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि अब हम इसकी पूरी फुल फॉर्म याद रखें, सिर्फ NADP हम याद रखें तो वो सफिशिएंट है। तो NADP क्या करेंगे, अब ये जो H पॉजिटिव आयंस थे यहाँ पे उनका यूज़ किया प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स बचे थे हमारे पास उन इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे यूज़ किया, तो यानी कि रिडक्शन करवाया। तो रिडक्शन क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन तो लॉस होता है लेकिन गेन किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन का गेन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बना देंगे, ट्वाइस ऑफ NADPH बना देंगे, जिसमें हाइड्रोजन भी ऐड हो गया है, यानी कि अभी किस फॉर्म में है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है। जब ये रिड्यूस्ड फॉर्म में होंगे तो यहाँ पे क्या होगी, इनके पास बहुत सारी एनर्जी होगी, क्योंकि ये NADP में था, अब ये NADPH है, तो यानी कि यहाँ पे इस केस में एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। जब एनर्जी ये ज़्यादा होगी तब हमारे पास कौन कौन सी एनर्जी बन गई, एक ATP बन गई और एक क्या बन गई, ट्वाइस ऑफ NADPH बन गई। तो लाइट एनर्जी ने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे कन्वर्ट कर दी, यानी कि लाइट एनर्जी अब कन्वर्ट हो गई थी किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। अब वो केमिकल एनर्जी किस किस फॉर्म में थी, इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। अब ये इन दो फॉर्म में थी यहाँ पे। अब इन दोनों एनर्जीज का ही यूज किया जाएगा किसके अंदर, डार्क रिएक्शन के अंदर। तो अब हम वो देखते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से ये बता देती हूँ कि इसमें क्या था, कि सबसे पहले क्या किया गया, क्लोरोफिल को एक्टिवेट किया गया। अब क्लोरोफिल जब एक्टिवेट हुआ तो उसने लाइट के साथ वो कंबाइन हुई। क्लोरोफिल, अब ऐसा होता है ना कि जैसे कि हमारे स्कूल में टीचर होते, जब तक हम नहीं पढ़ रहे होते तो नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन जैसे टीचर्स की डांट पड़ जाती है तो हम क्या करते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये मान के चलो कि टीचर है और ये कौन है, स्टूडेंट है। तो जैसे ही इसकी डांट पड़ी लाइट की, यानी कि टीचर की जैसे ही डांट पड़ेगी तो ये जो स्टूडेंट है वो पढ़ना शुरू कर देगा। तो उसने क्या किया, और क्लोरोफिल की क्या बना दी, उसने मॉलिक्यूल्स बना दिए और इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को हम वेस्ट नहीं जाने देते, उनका फर्दर यूज करते रहते हैं, राइट। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास एनर्जी जो होती है वो ADP की फॉर्म में होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन डाई फोस्फेट बोलते हैं, जिसके अंदर फोस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, ATP में कन्वर्ट करना है। तो यानी कि हमें एक और फोस्फेट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम कैसा फोस्फेट हो जाएगा, वो हमारा इनऑर्गेनिक फोस्फेट। और एनर्जी जो हमको मिल रही थी वो मिलेगी ही यहाँ पे। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और उनके बीच में सब में एनर्जी बॉन्ड होएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, H2O का क्या होता है, फोटोलिसिस होता है। H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं किसके अंदर, H पॉजिटिव आयंस में और OH नेगेटिव आयंस। और ये फर्दर जो OH नेगेटिव आयंस होते हैं वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, 4H पॉजिटिव में होता है। और ये ऑक्सीजन जो होती है वो इन्वायरमेंट में चली जाती है, किसके लिए, हम ह्यूमन बींग्स के लिए। और ये नेक्स्ट फोर्थ लास्ट स्टेप में क्या होता है कि NADP जो होती है यहाँ पे, अब बात आती है कि NADP क्या थी, NADP क्या होती है, निकोटिन अमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फोस्फेट होते हैं ये। हमें जरूरी नहीं है कि हम इसकी पूरी फुल फॉर्म याद रखें, सिर्फ हम ये याद रख सकते हैं कि यहाँ पे NADP होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि H पॉजिटिव आयंस होती है, ये वही H पॉजिटिव आयंस होते हैं जो थर्ड स्टेप में मिले होते हैं हमको, और ये वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमको फर्स्ट स्टेप में मिले होते हैं। तो ये जो है वो भी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। अब हम इनको क्या कराना है, रिड्यूस कराना है। रिड्यूस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस मतलब क्या होता है यहाँ पे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे ही हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, NADPH बन जाएगा, यानी कि रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा, और इनके पास क्या होगी, ज़्यादा एनर्जी होगी। तो इस लाइट रिएक्शन के अंदर क्या हुआ कि जो हमारी लाइट एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी के अंदर, और किस फॉर्म में हुई है, ATP एंड NADPH की फॉर्म में। अब इन दोनों एनर्जीज का यूज किया जाएगा डार्क रिएक्शन में। तो अब हम वो देखते हैं कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है। तो इस स्टेप के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स को प्रिपेयर किया जाता है।
कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर करेंगे, किससे करेंगे हम? कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को मिलती है। ये कैसी होती है? हमारी लाइट इंडिपेंडेंट होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो ये लाइट इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी बनती है हमारी एटीपी एंड NADPH2, उसका यूटिलाइज किया जाता है। इसका हम यूटिलाइज करेंगे किसके लिए? फिक्सेशन के लिए और कन्वर्जन के लिए। किसका कन्वर्जन करेंगे? अब यहाँ पे CO2 का कन्वर्जन करेंगे किसके अंदर? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे क्या है? हमारा ग्लूकोज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो 6 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 मॉलिक्यूल्स किसके? NADPH2 के प्लस 18 ATP के। तो अब यहाँ पे इनको क्या किया जाएगा? यूज़ किया जाएगा सो दैट कि वो क्या बना दें? कार्बोहाइड्रेट्स बना दें। तो ये जो होता है अभी यहाँ पे किस फॉर्म में है? रिड्यूस्ड फॉर्म में है। तो जैसे ये रिड्यूस्ड फॉर्म में, अब ग्रीन प्लांट्स ने क्या बनाया? अब कार्बोहाइड्रेट्स बना दिए और ये किस फॉर्म में हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज फॉर्म में हो जाएंगे। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन का एड ऑन होना, प्लस 18 ADP। अब ये ATP से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ADP में कन्वर्ट हो जाएंगे। 18 जो होंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के आयंस होंगे हमारे पास, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स किसके होंगे? H2O के होंगे। तो ये हमारी थी डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन के अंदर क्या था कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स को प्रिपेयर किया था और लाइट रिएक्शन के अंदर हमने एनर्जीज को क्रिएट किया था, ATP एंड NADPH को। ये इसका डायग्राम है। ये डायग्राम देख रहे हैं हम कि यहाँ से क्या थी? लाइट एनर्जी आ रही थी यहाँ से। तो ये पहला स्टेप क्या था? ये सारा का सारा कहाँ हो रहा है? थाइलाकॉइड के अंदर हो रहा है। और इसका जो पूरा बंच है यानी कि स्टैक जो है पूरा एक, उसको हमने ग्राना बोला था। तो लाइट रिएक्शंस हो रही हैं इसके अंदर। H2O मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं यानी कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, और ये OH नेगेटिव में क्या होती है कि O2 इन्वायरमेंट में चली जाती है। फिर इस H पॉजिटिव आयंस का यूज़ किया जाता है और ये एनर्जीज क्रिएट होती हैं लाइट रिएक्शन के अंदर, ATP और NADPH। तो इनका यूज़ किया जाता है अब किसके अंदर? डार्क रिएक्शन के अंदर। ये जो है हमारा वो लाइट फेज है और ये वाला फेज जो है वो डार्क फेज है, यानी कि जो रात के समय होता है। तो ये ATP और NADPH जो बनता है वो यहाँ चला जाता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड जो हो रही है वो कहाँ से आ रही है? इन्वायरमेंट से आ रही है। तो शुगर जो बनाया उन्होंने वो यहाँ पे चला जाता है और अगेन जो ADP और NADP जो होता है वो फिर से लाइट रिएक्शन में वो चले जाते हैं। तो ये ऐसी प्रोसेस चलती रहती है। और यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है ये एक्वस फ्लूइड जो है वो क्या है? स्ट्रोमा। और ये पूरा बेसिकली है क्या? क्लोरोप्लास्ट। तो ये सारा कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगी तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही एक मेन सोर्स होता है प्लांट्स के लिए, तो वो क्या कर सके? अपना खाना प्रिपेयर कर सके। तो अगर हमको ऑक्सीजन की मात्रा को इंक्रीज करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन कुछ लिमिट तक। अगर एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या कर दिया? रिलीज कर दिया, तो वो टॉक्सिक भी हो सकती है सेल्स के लिए। ऑलराइट। तो सेकंड स्टेप क्या आता है? अब वाटर। वाटर क्या होता है कि जो सिर्फ 1% जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ओनली 1% जो होता है एब्जॉर्ब्ड वाटर का, यानी जितना भी उन्होंने वाटर एब्जॉर्ब किया होता है उसका सिर्फ 1% को वो यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। अगर पानी कम है तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा? कम होगा, यानी कि ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना नहीं बना पाएंगे। तो जब उस कंडीशंस में फिर क्या होता है? जो स्टोमेटा की जो ओपनिंग्स होती हैं वो क्लोज रहती हैं, क्योंकि उनके पास पानी ही नहीं हो पाता, तो ट्रांसपिरेशन भी वो नहीं कर पाते हैं। तो लेस वाटर इन द सॉइल रिड्यूसेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर पानी कम है तो फोटोसिंथेसिस भी ऑब्वियसली कम होगी। नेक्स्ट आता है सनलाइट। सनलाइट, अगर सनलाइट ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, क्योंकि एक अल्टीमेट सोर्स जो है लाइट का वो क्या है? सनलाइट ही है। लाइट कहाँ से मिलती है? उनको सनलाइट से मिलती है। और फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है। तो जो टोटल एनर्जी, सोलर एनर्जी जो उनको मिलती है, सन से जो एनर्जी मिलती है उसका 2% जो होती है वो अर्थ तक पहुँचती है इन फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑलराइट। तो इसमें कितनी पहुँचती है? सिर्फ
2% पहुंचती है किसकी, टोटल सोलर एनर्जी होती है उसका 2% जो होता है वो अर्थ तक पहुंचता है फॉर द फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी जो होता है वो एक एंटीना की तरह काम करता है, ताकि वो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो क्या करेगा, फिर अपना खाना अच्छे से प्रिपेयर कर सकेगा। तो अगर क्लोरोफिल की मात्रा कम है प्लांट्स के अंदर तो फोटोसिंथेसिस की भी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब पिगमेंट्स भी हमारे पास बहुत तरीके के होते हैं, क्लोरोफिल, ज़ेंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं। तो बट हमें किसकी बात करनी होती है, यहाँ पे सिर्फ क्लोरोफिल की बात करनी है, तो हम क्लोरोफिल पे ही ध्यान देंगे। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट जो प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो वो हेल्पफुल होएगा सो दैट कि वो क्या कर सके, प्लांट्स अपना क्या कर सके, खाना प्रिपेयर कर सकें। अब इसी में आता है कि स्टोमेटा क्या होता है। तो स्टोमेटा जो होता है हमारे वो एपिथेलियल सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ट्री लीव्स के अंदर पाए जाते हैं, एंड द निडल्स दैट हेल्प्स टू प्रमोट द प्लांट ग्रोथ एंड एक्सचेंज इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। तो स्टोमेटा बेसिकली एक हमारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो पत्तियों पर प्रेजेंट होते हैं, और वो किस से सराउंडेड होते हैं, दो गार्ड्स, उनके पास गार्ड्स होते हैं जो किस शेप के होते हैं, किडनी शेप के होते हैं या बीन शेप के होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। जैसे कि ये क्या है, हमारे पास दो किडनी शेप के हैं, तो ये क्या है, मेरे गार्ड सेल्स। और इन गार्ड सेल्स में ये क्या है, जो स्मॉल स्मॉल पोर्स दिख रहे हैं वही हमारे क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। और इसके आसपास जैसे ये हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ये तो होते हैं एपिडर्मल सेल्स। ये जो है उनको बोलते हैं हम स्टोमेटा, और ये जो होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। अब फंक्शन क्या होता है इसका, तो जितनी भी गैसेस एक्सचेंज होता है O2 CO2 का, वो पत्तियों के अंदर वो स्टोमेटा की हेल्प से ही होता है। और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है थ्रू द स्टोमेटा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमारे पत्तियों के अंदर या प्लांट्स के अंदर ज़्यादा पानी भर जाता है तो उससे क्या करेंगे, अब स्टोमेटा क्या करेंगे, जो एक्सेस वाटर है उसको लॉस कर देंगे, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। और जो स्टोमेटल कंडक्टेंस जो होता है वो एक्चुअली ब्लॉक कर देता है नाइट टाइम इवेपोरेशन को थ्रू द पोर्स। तो यानी कि उन पोर्स की हेल्प से रात के टाइम पे जो होती है इवेपोरेशन नहीं हो पाती है, तो वो उनको ब्लॉक कर देते हैं, स्टोमेटल कंडक्टेंस नहीं हो पाती है, राइट। जैसे कि अब ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं कि ये है एक हमारा स्टोमा ओपन और ये है स्टोमा क्लोज। स्टोमा ओपन कब होगा, जब पानी एंटर करेगा, और पानी एंटर किसकी हेल्प से करता है, एंडोऑस्मोसिस की हेल्प से करता है। और पानी जब बाहर निकल जाता है तो वो हमारे स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज्ड हो जाते हैं, गार्ड सेल्स बंद हो जाते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। तो एक्सोऑस्मोसिस की हेल्प से क्या होता है, पानी बाहर हो जाता है। तो ये हमारे क्या है, किडनी शेप जो दिख रही हैं आपको वो हो गए हमारे गार्ड सेल्स हो गए। इसमें क्या है, ये वैक्यूल्स हैं, और इसकी ये क्या है, आउटर थिन वॉल है। नेक्स्ट इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होगा, एंड ये क्या है, हमारी एपिडर्मल सेल है, और ये हमारी इनर थिक वॉल है। बाहर की थिन है और इनर वाली कैसी है, थिक वॉल है। इसके जो हमारा प्लांट्स हैं उसके अंदर दोनों में न्यूक्लियस भी है और ये स्टोमेटल पोर भी है। और ये क्या है, हमारा सेम स्टोमा क्लोज्ड है। क्लोज्ड कब हो जाएगा, जब पानी बाहर निकल जाएगा, और ओपन कब हो जाएंगे, कि जब पानी उसके अंदर भर जाएगा तो स्वेल अप हो जाएंगे वो, और इन्हीं की हेल्प से और इसी स्टोमेटल पोर की हेल्प से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। की वीडियो में इतना ही, एंड आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल दिखती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आप सभी के लिए लेके आती रहूँगी। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।